और अगर आप जो आपका एसएससी जीडी का जो एग्ज़ाम है वो 16 नवंबर से स्टार्ट है और उस एग्ज़ाम को आप देने वाले हैं, तो आप निश्चित तौर पर ये जानने का प्रयास जरूर करेंगे कि किस प्रकार का जो क्वेश्चन पेपर है वो जीके और जीएस का आता है। यानी जो टोटल 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो किस प्रकार के पूछे जाते हैं और किस प्रकार के जो क्वेश्चन पेपर हैं वो आपके 2018 में आए हुए थे। तो इसको आप एक मॉक टेस्ट के रूप में भी ले सकते हैं और जो भी स्कोर आप अटेम्प्ट करते हैं उसे हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से बता सकते हैं। तो आज का जो हमने क्वेश्चन सेट लिया हुआ है ये आपका 11 फरवरी 2019 को शिफ्ट थर्ड में पूछा गया था और इससे पहले जो इसके 2 पार्ट हैं वो ऑलरेडी आ चुके हैं। अगर उन्हें भी आप देखना चाहते हैं तो उसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को लिंक मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का क्वेश्चन पेपर मैंने बता ही दिया, ये आपका 11 फरवरी 2019 को शिफ्ट थर्ड में आया हुआ था। तो आ जाते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। तो पहले क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा गया है चार मीनार कहाँ स्थित है। तो इस क्वेश्चन में बात की गई है चार मीनार की। तो ये जो चार मीनार है ये आपके हैदराबाद में स्थित है। कहाँ पर? हैदराबाद में स्थित है। अब बात की गई है चार मीनार की। तो चार मीनार से बनने वाले जितने और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल कर आते हैं उनको हम एक जगह पर नोट करके लिख सकते हैं। तो अगर आपसे पूछे चार मीनार कब बनकर तैयार हुई थी, तो यह 1591 ईस्वी में बनकर तैयार हुई थी। इसके बाद पूछेगा इसको बनवाने का कार्य किसने किया था, तो कुली कुतुब शाह के द्वारा इसको बनवाने का कार्य किया गया था। ठीक है। इसके बाद आप लोगों से पूछेगा जो चार मीनार है वो किस जगह पर स्थित है, तो यह तेलंगाना के हैदराबाद में स्थित है। और जो आपका हैदराबाद है ये मूसी नदी के किनारे स्थित है, इसीलिए जो आपकी चार मीनार भी है ये भी मूसी नदी के तट पर स्थित है। तो इस तरह से इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो इस तरह से आप सभी लोग जितने भी इसके पॉइंट निकल कर आते हैं उनको याद रखिएगा, क्योंकि कोई भी पॉइंट से आपका क्वेश्चन बन सकता है और आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है डैश ने 2006 में पाकिस्तान के विरुद्ध मैच के पहले ही ओवर में हैट्रिक यानी 3 विकेट ली थी और इस प्रकार वे ऐसा करने वाले पहले और आज तक के एकमात्र गेंदबाज हैं। यानी कि 2006 में जब भारत और पाकिस्तान के बीच में टेस्ट जो श्रृंखला थी उसको आयोजित किया गया था, उसमें अपने इरफान पठान ने पहले ही ओवर में हैट्रिक मारी थी पाकिस्तान के खिलाफ। तो वही पूछ रहा है कि किसने मारी थी, तो वो इरफान पठान के द्वारा मारी गई थी। अब इस प्रश्न में बात की गई है हैट्रिक की। तो हैट्रिक की अगर बात की जाए तो अभी तक भारत के कुल 8 गेंदबाजों ने अंतर्राष्ट्रीय में मैचों में हैट्रिक ले रखी है। अगर इसमें से बात की जाए तो एक हैट्रिक आपकी टी20 क्रिकेट से आई है और इसमें से जो 3 हैट्रिक आई हैं वो आपके टेस्ट क्रिकेट से आई हैं और जो आपकी 5 हैट्रिक आई हैं ये आपके एक दिवसीय जो क्रिकेट होता है यानी वनडे जो क्रिकेट होती है उससे आई हुई है। इसमें से आपको टेस्ट और जो टी20 की हैट्रिक है इसको याद रखना है। तो टेस्ट हैट्रिक की बात की जाए तो एक इरफान पठान जिन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ ली थी, दूसरे आपके हरभजन सिंह जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ली थी और तीसरे आपके जसप्रीत बुमराह हो जाएंगे जिन्होंने वेस्ट इंडीज के खिलाफ टेस्ट मैचों में हैट्रिक ले रखी थी। इसके बाद टी20 की आपको ध्यान रखना है। टी20 में एकमात्र हैट्रिक आई है वो भी भारत के कुलदीप यादव ने ये हैट्रिक ले रखी है। ठीक है। तो ये सभी हैट्रिक आप लोग एक बार देख सकते हैं। ठीक है। चलिए तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है सबसे बड़ी नदी द्वीप माजुली निम्नलिखित में से किस नदी में स्थित है। यानी जो माजुली द्वीप जो बनता है वो कौन सी नदी बनाती है भारत में। ये जो आपका माजुली द्वीप है यह नदियों के द्वारा बनाया जाने वाला सबसे बड़ा द्वीप है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और बात की जाए माजुली द्वीप की तो ये जो नदी बनाती हैं यह ब्रह्मपुत्र नदी माजुली द्वीप का निर्माण करती हैं। इसके बाद पूछेगा कि जो माजुली द्वीप आपका है यह भारत के किस राज्य में बनता है, तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। यह भारत के असम राज्य में बनता है। कहाँ पर? असम राज्य में बनता है। अब इस प्रश्न में बात की गई है ब्रह्मपुत्र नदी की। तो ब्रह्मपुत्र नदी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर है, क्योंकि यहाँ से कई सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल कर आते हैं और आप लोगों से ब्रह्मपुत्र नदी से एसएससी के द्वारा कई बार क्वेश्चन पूछे भी गए हैं। तो अगर बात की जाए ब्रह्मपुत्र नदी की, अगर इसके टोटल लेंथ की बात की जाए तो ये इसकी जो टोटल लेंथ है वो है 2900 किलोमीटर। ये लेंथ भी आपको ध्यान रखना है क्योंकि लेंथ भी एग्जाम में पूछी जा चुकी है। इसके बाद पूछेगा जो ब्रह्मपुत्र नदी है इसका उद्गम स्थल कहाँ पर है, तो याद रखिएगा इसका जो उद्गम स्थल है वो तिब्बत के जो मानसरोवर झील है वहाँ पर पड़ता है राकस ताल, वहीं से निकलती हैं ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है। इसके बाद आपसे पूछेगा जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो कितने देशों में बहती है, तो याद रखिएगा ब्रह्मपुत्र नदी कुल 3 देशों में बहती हैं, जिसमें एक आपका तिब्बत हो जाएगा, दूसरा आपका बांग्लादेश हो जाएगा और तीसरा आपका भारत
हो जाएगा। इसके बाद इसके नामों के बारे में भी पूछा जाता है, तो याद रखिएगा जो ब्रह्मपुत्र जो नदी है इसको तिब्बत में सांगपो के नाम से जाना जाता है। इसके बाद जब ये बांग्लादेश में जाती हैं तो इनको जमुना के नाम से जाना जाता है, और ये जब भारत के अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती हैं तो इनको दिहांग नाम से जाना जाता है। और इसके बाद अरुणाचल प्रदेश से जैसे ही ये असम में प्रवेश करती हैं तब इनको जाना जाता है ब्रह्मपुत्र के नाम से। ठीक है, तो इन सभी नामों को भी आप लोगों को ध्यान रखना है। इसके बाद एक प्रश्न और बनता है, पूछा जाता है कि जो ब्रह्मपुत्र नदी है यह भारत के कितने राज्यों में बहती हैं, तो यह भारत के मात्र 2 राज्यों में बहती हैं। एक आपका अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा और दूसरा आपका हो जाएगा असम। ठीक है, और इसके बाद जो ब्रह्मपुत्र नदी है और जो गंगा नदी है इनकी जो संयुक्त धारा जब बांग्लादेश में मिलती है तब इसको कहा जाता है पद्मा। क्या कहा जाता है? पद्मा। इसको भी आप लोगों को ध्यान रखना है। इसके बाद पूछेगा जो ब्रह्मपुत्र नदी है इसका मुहाना यानी कि जो ब्रह्मपुत्र नदी है ये अपना जल कहाँ पर गिराती हैं, तो ये बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिरा देती हैं। और ब्रह्मपुत्र जो नदी है और गंगा नदी मिलकर बनाती हैं सुंदरबन का डेल्टा, जो कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। और यह जो डेल्टा है यह भारत और बांग्लादेश के बीच में पड़ता है। ठीक है, तो इतने जो पॉइंट हैं आपके ब्रह्मपुत्र नदी से संबंधित, इन सभी पॉइंटों को आप लोग जरूर रिवीजन करके जाइएगा एग्जाम को देने से पहले, क्योंकि ब्रह्मपुत्र नदी से आप लोगों का क्वेश्चन कोई ना कोई बन ही जाता है। ठीक है, और ब्रह्मपुत्र नदी की एक जो सहायक नदी है जिसे हम लोहित नदी कहते हैं, और उसी के ऊपर बना हुआ है आप लोगों का ढोला सादिया पुल, जो कि पूछा भी जाता है। ठीक है, तो चलिए इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी ब्रह्मपुत्र नदी। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ आते हैं। कह रहा है नीली क्रांति डैश से संबंधित है। तो नीली जो क्रांति है ये जो संबंधित है यह मत्स्य उत्पादन यानी मछली उत्पादन से संबंधित है। 3 क्रांतियां आपको मुख्यतः और याद रखनी है। एक आपकी हरित क्रांति जो कि खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है, और जो सबसे बड़ा जो प्रभाव हरित क्रांति पर पड़ा है वो गेहूं उत्पादन पर पड़ा है। ठीक है, इसके बाद एक आपकी श्वेत क्रांति जिसको ऑपरेशन फ्लड के नाम से जानते हैं, वो आपके दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। और इसके बाद एक आपका आती है रजत क्रांति, और ये आपके अंडा उद्योग से संबंधित है। और एक आपकी आती है जो गुलाबी क्रांति जिसे कहते हैं, वो आपकी झींगा मछली उत्पादन से संबंधित है। तो सभी क्रांतियों को आप एक बार जरूर याद करके जाइएगा। चलिए, तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। कह रहा है भारत की पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त, यानी कि आपसे पूछ रहा है कि प्रथम भारतीय महिला कौन थी जो पहली मुख्य चुनाव आयुक्त बनी थी। तो वो थी आपकी रमा देवी। कौन थी? रमा देवी। अब इस प्रश्न में बात की गई है चुनाव आयुक्त की। तो चुनाव आयुक्त से बनने वाले जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं इनको आप नोट करिएगा, क्योंकि ये आपसे क्वेश्चन के रूप में बन सकता है। तो अगर बात की जाए चुनाव आयुक्त की, तो इसकी जो स्थापना होती है वो आपकी होती है 25 जनवरी 1950 को। कब की जाती है? 25 जनवरी 1950 को। इसीलिए 25 जनवरी को ही भारत में मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसके बाद आपसे पूछेगा जो चुनाव आयुक्त है इसको किस आर्टिकल नंबर में रखा गया है, तो ये भारतीय संविधान में आर्टिकल नंबर 324 में इसको रखा गया है। इसके बाद आप लोगों से पूछेगा जो चुनाव आयुक्त होता है उसमें जो मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं इसकी नियुक्ति कौन करता है, तो भारत के राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, इसके बाद आप लोगों से पूछेगा इसकी जो अवधि होती है मुख्य चुनाव आयुक्त की वो कितनी होती है, तो वो याद रखिएगा 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष, यानी कि इनमें से जो भी इनका पहला हो जाएगा, या फिर 6 वर्ष पूरी कर लें या फिर वो 65 वर्ष पूरी कर लें, तो इनमें से जो भी पूरा हो जाएगा वो अपना इस्तीफा दे देंगे। ठीक है, इसके बाद 3 पॉइंटों को आप और नोट करिएगा। अगर आप लोगों से पूछा जाए कि प्रथम भारतीय मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे, तब आपके हो जाएंगे सुकुमार सेन। कौन हो जाएंगे? सुकुमार सेन, जो कि 1950 में मुख्य चुनाव आयुक्त का पदभार संभाला था। इसके बाद इस प्रश्न में पूछा गया रमा देवी, तो इन्होंने 1990 में मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में कार्य किया था। ठीक है, इसके बाद वर्तमान में अगर पूछ ले कि वर्तमान में हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, तब वो हो जाएंगे सुशील चंद्रा। ठीक है, तो इतने पॉइंट आप लोग याद रख सकते हैं। चलिए, तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर भी कर दें। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है किस पाकिस्तानी जनरल ने वर्ष 1999 में अपने देश में सैन्य शासन लागू किया था। बात कर रहा है पाकिस्तानी जनरल की।
तो जब 1999 में पाकिस्तान में नवाज शरीफ वहाँ के प्रधानमंत्री थे और वहाँ का जो प्रमुख सेनापति था वो था परवेज मुशर्रफ, जिसके द्वारा वहाँ पर तख्ता पलट किया गया था। तो इस तरह से इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी परवेज मुशर्रफ के द्वारा अपने देश में सैन्य शासन लागू किया गया था। ठीक है, अगर पूछ ले उस समय प्रधानमंत्री कौन थे पाकिस्तान में, तब आपको जाएंगे नवाज शरीफ। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है पुस्तक द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज के लेखक कौन थे। तो आप लोगों की जानकारी के लिए बता दें, आपको जो पुस्तकें हैं और उनके जो लेखक हैं सभी को अच्छे से पढ़कर जाना है, क्योंकि एसएससी का कोई भी एग्जाम हो आप लोगों से बुक से रिलेटेड कोई भी ना कोई क्वेश्चन आप लोगों से जरूर पूछा जाता है। ठीक है, तो इसीलिए बुक और उनके ऑथर जो हैं उनको पढ़ के जरूर जाना है। पूछ रहा है पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, तो इसके जो लेखक हैं वो है चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगर पूछ ले यह किस देश से संबंधित है, तो यह इंग्लैंड से संबंधित है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है 5 मार्च 1931 को संवैधानिक सुधारों की शर्तों पर बातचीत करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से मोहनदास करमचंद गांधी ने डैश के साथ उच्च स्तरीय आधिकारिक बैठक में भाग लिया। तो 1931 को संवैधानिक सुधारों की शर्तों पर बातचीत करने के लिए मोहनदास करमचंद गांधी ने लॉर्ड इरविन के साथ उच्च स्तरीय बैठक में हिस्सा लिया था। ठीक है, इसके बाद 1931 में ही आपका होता है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। तो अगर गोलमेज सम्मेलनों की बात की जाए तो कुल 3 गोलमेज सम्मेलन हुए हैं। पहला 1930 में हुआ था, दूसरा 1931 में हुआ था और तीसरा 1932 में हुआ था। ठीक है, अगर पूछ ले गोलमेज जो सम्मेलन हुए थे ये किसके आदेश पर हुए थे, और ये जो तीनों गोलमेज सम्मेलन हुए थे ये जॉर्ज पंचम के आदेश पर हुए थे। ठीक है, और भीमराव अंबेडकर और तेज बहादुर सप्रू एकमात्र ऐसे भारतीय थे जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया हुआ था। ठीक है, तो इस तरह से इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी लॉर्ड इरविन और मोहनदास करमचंद गांधी जी के साथ में उच्च स्तरीय बैठक हुई थी। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है किसी विशेष निर्णय या कानून को रोकने के लिए किसी व्यक्ति, पार्टी या राष्ट्र के अधिकार को क्या कहा जाता है, तो उसको कहा जाता है वीटो। और वीटो पावर से संबंधित एक प्रश्न और पूछा जाता है, आपसे पूछ लेता है कि वीटो जो है यह किस प्रकार का पावर है, तो याद रखिएगा वीटो एक निगेटिव पावर है। ठीक है, वीटो पावर अगर आपसे देश पूछ ले तो संयुक्त राष्ट्र में जो स्थायी देश हैं उनके पास है वीटो पावर। अगर पूछ ले कौन कौन से जो स्थायी देश हैं वो शामिल है संयुक्त राष्ट्र में, तो याद रखिएगा उनमें से एक आपका चीन हो जाएगा, दूसरा इंग्लैंड हो जाएगा, तीसरा आपका रसिया हो जाएगा, चौथा आपका अमेरिका हो जाएगा और एक आपका हो जाएगा फ्रांस। इन 5 देशों के पास है वीटो पावर। अगर पूछ ले किस देश ने सर्वाधिक वीटो पावर का इस्तेमाल किया है, तो रूस ने सर्वाधिक बार वीटो पावर का इस्तेमाल किया है। ठीक है, और भारत जो है यह एक अस्थायी देशों की संख्या में आता है, तो भारत के पास वीटो पावर नहीं है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए 2018 के राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया। तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए जो 2018 में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार दिए गए थे उसमें श्रीदेवी को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के रूप में चुना गया था। अगर पूछ ले किस फिल्म के लिए, तो वो फिल्म थी मॉम। कौन थी? मॉम। अगर पूछ ले सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कौन चुना गया था 2018 में, तब वो हो जाएंगे आपके विनोद खन्ना। कौन हो जाएंगे? विनोद खन्ना। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है 2020 ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित किए जाएंगे। अब ये जो ओलंपिक हैं ये आपके खेल हो चुके हैं, क्योंकि यह प्रश्न पत्र आपका 2018 में आया हुआ था, इसीलिए वहाँ पर पूछा गया था। तो 2020 में जो ओलंपिक खेल हुए थे ये आपके टोक्यो में हुए थे। और भारत में अगर पूछ ले कि भारत का स्थान इस ओलंपिक में कौन सा रहा, तो वो रहा था 48। कौन सा रहा था? 48। पहले नंबर पर इसमें आपका अमेरिका रहा है, दूसरे नंबर पर चीन रहा है, तीसरे नंबर पर अगर बात की जाए तो जापान और चौथे नंबर पर इंग्लैंड रहा है। तो टोक्यो ओलंपिक 2020 जो कि 2021 में खेले गए हैं, अगर आपसे पूछे भारत ने इसमें कुल कितने पदक जीते, तो भारत ने इसमें कुल 7 पदक जीते हैं, जिसमें एक आपका स्वर्ण पदक है, 2 आपके रजत पदक हैं और 4 आपके कांस्य पदक हैं। स्वर्ण पदक जो जीता है वो नीरज चोपड़ा के द्वारा भाला फेंक में जीता गया है और 2 रजत पदक आपके आए हैं। एक आपका आया है मीराबाई चानू के द्वारा जो कि भारोत्तोलन में आया है, और दूसरा जो आया है वो रवि दहिया के लिए रेसलिंग में आया हुआ है। ठीक है, ये भी नाम आपको याद रखने हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 37
कह रहा है निम्न में कौन भारतीय शास्त्रीय संगीत की प्रख्यात गायिका हैं? तो वो है आपकी शोभा मुद्गल। कौन है? शोभा मुद्गल, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना 4 फरवरी 1916 को होती है। कब होती है? 4 फरवरी 1916 की। और इसकी जो स्थापना करते हैं वो करते हैं पंडित मदन मोहन मालवीय, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ आते हैं। कह रहा है यथा फरवरी 2019 को बीसीसीआई के कार्यवाहक अध्यक्ष कौन है? तो 2019 में जो कार्यवाहक बीसीसीआई के अध्यक्ष बने थे वो बने थे सीके खन्ना। कौन बने थे? सीके खन्ना। ठीक है, इस प्रश्न में बात की गई है बीसीसीआई की, यानी कि भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड की। इसकी जो स्थापना होती है वो 1928 में होती है। इसका अगर हेडक्वार्टर पूछ ले तो वो हो जाएगा मुंबई में। अगर पूछ ले वर्तमान में बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन है तब वो हो जाएंगे सौरभ गांगुली। कौन हो जाएंगे? सौरभ गांगुली। ठीक है, चलिए तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दें। कह रहा है भारत और श्रीलंका को डैश द्वारा विभाजित किया गया है। तो भारत और श्रीलंका को जो विभाजित करने वाली एक जल संधि है उसको कहा जाता है पाल्क जल डमरू मध्य या फिर पाल्क जल संधि। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अब इस ऑप्शन में हार्मोज, बेरिंग और जिब्राल्टर जल संधि दे रखा है तो इनको भी देख लेते हैं। तो जो आपकी हार्मोज जो जल संधि है ये आपकी पड़ती है ओमान और ईरान के बीच में। किसके किसके बीच में? ओमान और ईरान के बीच में। जो बेरिंग जल संधि है ये आपके अमेरिका और रूस के बीच में पड़ती है। और जो जिब्राल्टर जो जल संधि है ये आपके मोरक्को और स्पेन के बीच में पड़ती है। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए 41 की तरफ आते हैं। कह रहा है खरीफ फसलों को डैश मौसम की शुरुआत के साथ बोई जाने वाली फसलों के रूप में वर्णित किया जा सकता है। तो खरीफ फसलों की जो बुवाई होती है ये आपके जून जुलाई के महीने में यानी वर्षा ऋतु में की जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगर पूछ ले इनकी कटाई कब होती है तो अक्टूबर नवंबर के महीने में इनकी कटाई होती है। इनकी प्रमुख फसलें भी आपसे पूछ सकता है तो याद रखिएगा धान, मक्का, बाजरा ये प्रमुख फसलें हैं खरीफ की। ठीक है, इसके बाद जो आपकी जायद और रबी की जो फसलें होती हैं इनके बारे में भी जान लेते हैं। तो जो आपकी जायद की जो फसलें होती हैं इनको ग्रीष्मकालीन फसलें भी कहा जाता है, जिसमें आपकी जो प्रमुख फसलें हो जाएंगी वो आपकी तरबूज, ककड़ी और खीरा हो जाएंगी। इसके बाद जो आपकी रबी की जो फसलें होती हैं इनको शीत ऋतु की फसलें भी कहा जाता है। अगर इनकी प्रमुख फसलें आपसे पूछ ले तो गेहूँ, जौ, सरसों आदि इसकी प्रमुख फसलें हो जाएंगी। ठीक है, तो सभी को आप जरूर याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है अगस्त 1858 में ब्रिटिश संसद ने एक अधिनियम पारित किया जिसे कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया गया। इसे कौन सा अधिनियम या एक्ट कहा गया? तो 1857 की जब क्रांति होती है तो इसके बाद जब 1858 में एक एक्ट पारित किया जाता है ब्रिटिश संसद में, उस एक्ट को कहा जाता है भारत सरकार अधिनियम। क्या कहा जाता है? भारत सरकार अधिनियम। इस अधिनियम के तहत ब्रिटिश जो सम्राट था उसकी कंपनी की जो शासन भारत में चलता था उसको समाप्त कर दिया गया। अब जो भारत पर जो सीधा अधिकार हो गया वो ब्रिटिश सम्राट के हाथों में चला गया। और इसके बाद जो भारत के जो गवर्नर जनरल जो हुआ करते थे उनको वायसराय के रूप में बना दिया गया। ठीक है, तो इस तरह से इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ आते हैं। कह रहा है भारतीय रेगिस्तान डैश पश्चिमी क्षेत्र में स्थित है। तो भारतीय रेगिस्तान के जो पश्चिमी क्षेत्र में स्थित है उसको कहा जाता है अरावली की पहाड़ियाँ। क्या कहा जाता है? अरावली की पहाड़ियाँ। और ये जो अरावली की जो पहाड़ियाँ हैं ये भारत की ही नहीं बल्कि विश्व की सबसे पुरानी पहाड़ियों में गिनी जाती हैं, यानी ये सबसे पुरानी पहाड़ियाँ हैं। और अरावली पहाड़ी की अगर पूछ ले सबसे ऊंची चोटी कौन सी है तब वो हो जाएगी गुरु शिखर। कौन हो जाएगी? गुरु शिखर। इसी गुरु शिखर पर जो माउंट आबू पर्वत है इस पर स्थित है जैन का दिलवाड़ा मंदिर। कौन सा स्थित है? जैन का दिलवाड़ा मंदिर। ठीक है, तो ये भी आप लोग जरूर याद रखिएगा। इसके बाद ऑप्शन नंबर सी नीलगिरी की पहाड़ियाँ, तो ये आपके तमिलनाडु में पड़ती हैं और इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है वो है डोडा बेटा। कौन सी है? डोडा बेटा। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है निम्न में से कौन सा परिसंचरण प्रणाली का हिस्सा नहीं है? तो परिसंचरण प्रणाली का जो हिस्सा है उसमें धमनियाँ भी हैं, सिराएं भी हैं और कोशिकाएं भी हैं, लेकिन जो विल्ली दे रखा है ये आपका परिसंचरण प्रणाली का हिस्सा नहीं है। ठीक है, चलिए देखते हैं 45 क्वेश्चन को।
कह रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग डैश के लिए नहीं किया जाता है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो उपयोग है वो अखबार बनाने में, साबुन बनाने में, आचार परिरक्षित करने में, तीनों में किया जाता है। लेकिन धातुओं की चिकनाई हटाने के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर जो बी है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 46 की तरफ आते हैं। कहता है भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन थे जिन्होंने दिसंबर 2018 में अपना इस्तीफा सौंप दिया। तो 2018 में जो भारतीय गवर्नर थे जिन्होंने इस्तीफा दिया था वो थे उर्जित आर पटेल। कौन थे? उर्जित आर पटेल। और उर्जित आर पटेल जब भारत में गवर्नर थे तो इन्हीं के शासनकाल में 8 नवंबर 2016 को भारत में विमुद्रीकरण किया गया था, यानी 500 और 1000 के नोट बंद किए गए थे। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है कथकली की जड़ें किस राज्य में हैं। तो बात की गई है कथकली की, जो कि आपका केरल में किया जाता है। अब इस प्रश्न में बात की है कथकली की, जो कि एक शास्त्रीय नृत्य है। तो पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि भारत में जो कुल शास्त्रीय नृत्यों की संख्या है वो है 8। तो सभी 8 शास्त्रीय नृत्यों को आप जरूर नोट कर सकते हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक नोट नहीं किया है तो अब मैं इसको दोबारा बता देता हूं, आप लोग नोट कर सकते हैं। तो याद रखिएगा कथकली और आपका मोहिनी अट्टम ये दोनों आपके केरल के हो जाएंगे। तीसरे नंबर पर मणिपुरी आपका मणिपुर का हो जाएगा। चौथे नंबर पर ओडिसी जो कि उड़ीसा का हो जाएगा आपका। पाँचवें नंबर पर जो कथक आता है ये आपका उत्तर भारत यानी उत्तर प्रदेश का हो जाएगा। एक आपका भरतनाट्यम जो कि तमिलनाडु का हो जाएगा। सातवें नंबर पर सत्रिया जो शास्त्रीय नृत्य है ये आपका असम में किया जाता है। और 8वें नंबर पर जो बचता है आपका वो हो जाएगा कुचिपुड़ी जो कि आंध्र प्रदेश में किया जाता है। तो इस तरह से आप 8 शास्त्रीय नृत्यों को याद जरूर रखिएगा, इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है एजी एक महंगी नर्म सफ़ेद और चमकदार धातु है जिसे आमतौर पर के रूप में जाना जाता है। तो एजी जो है यह एक रासायनिक जो इसका नाम है वो हो जाएगा चांदी का। अगर सोने का पूछ ले तो वो हो जाएगा AU। क्या हो जाएगा? AU। और लोहे का पूछ ले तो FE हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। तो वो हो जाएगी आपकी कान की हड्डी। कौन हो जाएगी? कान की हड्डी, जिसे हम कहते हैं स्टेपीज। और जो सबसे लंबी हड्डी है वो जांग की हड्डी है, जिसे हम लोग फीमर भी कहते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, आज का अंतिम प्रश्न। कह रहा है भारत के निम्नलिखित इस्पात संयंत्रों में कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है। तो भारत के जो प्रमुख इस्पात संयंत्र हैं इसमें से जो सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है वो नहीं आता है टिस्को। कौन सा नहीं आता है? टिस्को। टिस्को जो एक कंपनी है ये एक टाटा की कंपनी है जिसको 1907 में बनवाया गया था और यह दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी लौह इस्पात कंपनी है। ठीक है, अगर ऑप्शन नंबर ए भिलाई इस्पात संयंत्र की बात की जाए तो यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, इनको आप नोट करिएगा। तो भिलाई संयंत्र की स्थापना छत्तीसगढ़ में होती है और यह दूसरी पंचवर्षीय योजना के तहत होती है। अगर पूछ ले कब होती है तो 1955 में होती है। इसके बाद राउरकेला स्टील संयंत्र, इसकी जो स्थापना होती है यह 1955 में होती है। अगर पूछ ले कहाँ पर होती है तो उड़ीसा में होती है। अगर पूछ ले किस देश की सहायता से होती है तो यह जर्मनी की सहायता से होती है। इसके बाद दुर्गापुर स्टील संयंत्र, अगर पूछ ले ये कहाँ पर है तो यह वेस्ट बंगाल में स्थित है। पूछ ले किस देश की सहायता से हुई तो ब्रिटेन की सहायता से हुई। और पूछ ले इसकी स्थापना की कब गई तो 1966 में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, तो आज के जो टोटल 25 क्वेश्चन थे जिनको हमने डिस्कस किया। अगर आप लोगों को डिस्कशन पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, आशा करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सभी भाइयों को